अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक 2 है, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स और चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने किया था वो डिस्पर्स सिस्टम किया था। आज हमने डिस्पर्स सिस्टम से अगला टॉपिक सस्पेंशंस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इस हवाले से आपने तवज्जो के साथ इसको समझना है। अगर आपकी तवज्जो टॉपिक के ऊपर रहेगी तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे याद हो जाएगा अगर आप तवज्जो दोगे। ठीक है जी। सस्पेंशन, आपके सामने ये एक पिक्चर बनी हुई है कालपोल। तो आप बच्चों के लिए जब मार्केट से पैनाडोल साल्ट में सॉल्यूशन लेने जाते हो तो उसको सस्पेंशन कहते हैं। क्यों सस्पेंशन कहते हैं? क्योंकि इसमें जो लिक्विड होता है उसमें छोटे छोटे हमें पार्टिकल्स नजर आते हैं, छोटे छोटे जर्रे नजर आते हैं, इसलिए इसको सस्पेंशन। हर वो चीज जो लिक्विड फॉर्म में हो और उसमें छोटे छोटे जर्रे मौजूद हो उसको सस्पेंशन कहा जाता है। समझ जाइए, बाज दफा वो जर्रे नजर आ जाते हैं, बाज दफा तो इतने बारीक होते हैं कि हमें क्लियर नजर भी नहीं आते। ठीक हो गया। तो सस्पेंशन का मतलब फिर क्या हुआ कि सस्पेंशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसके अंदर इंतहाई बारीक किए हुए पार्टिकल्स हों। ठीक है, और ये पार्टिकल पूरे लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यूनिफॉर्म का मतलब बराबर तरीके से। मतलब मैं अब आपको दिखा देता हूं। यूनिफॉर्मली, ये आपके पास बीकर है, इसके अंदर ये लिक्विड है। ठीक है जी। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इंतहाई बारीक शक्ल के अंदर होने चाहिए, ये बारीक शक्ल में। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर तरीके से, यानी जितने पार्टिकल्स ऊपर हैं उतने ही दरमियान में, ठीक है, और उतने ही नीचे। यानी कि आप जहां से भी सैंपल लोगे आपको एक जितने पार्टिकल मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाली सतह पे ज्यादा पार्टिकल है, ऊपर वाली सतह पे कम पार्टिकल। तो इसका मतलब सस्पेंशन में एक पॉइंट जो जरूरी है वो ये है कि सस्पेंशन में पहली बात पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, और दूसरी बात ये पार्टिकल इंतहाई बारीक होने चाहिए, और तीसरी बात ये पार्टिकल बराबर तरीके से पूरे लिक्विड में फैले होने चाहिए, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। और इंतहाई बारीक पार्टिकल्स को कहते हैं फाइनली डिवाइडेड। ठीक है जी। तो अब अगर ये आपको पिक्चर से सारा कंसेप्ट समझ आ गया तो अब मैं आपके सामने डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है वो पढ़ने लगा हूं, तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सस्पेंशन की डेफिनेशन बनती क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सस्पेंशन में भी डिफाइंड एज अ प्रिपरेशन। इस सस्पेंशन को डिफाइन किया जाता है कि ये क्या प्रिपरेशन है कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड डायरेक्ट पार्टिकल्स, कि इसमें फाइनली डिवाइडेड डायरेक्ट पार्टिकल होते हैं। फाइनली डिवाइड का मतलब होता है इंतहाई बारीक, यानी जो पाउडर आप इस्तेमाल करते हो ना घरों में पाउडर, उसके पार्टिकल जितना साइज अगर होगा तो उसको फाइनली डिवाइडेड कहा जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसी प्रिपरेशन है जो कंटेन रखती है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल, डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल। ठीक है, इंतहाई बारीक ड्रग पार्टिकल जिनको सस्पेंसोइड्स भी कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट समवट यूनिफॉर्मली, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या होता है मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया कि आपको जिस मर्जी जगह से आप सैंपल लोगे आपको एक जैसी मेडिसिन मिलेगी। ये नहीं होगा कि ऊपर वाली सतह पे कम नीचे ज्यादा। ठीक है। थ्रू आउट अ व्हीकल, व्हीकल कहते हैं ऐसा लिक्विड जिसमें ये पार्टिकल हमने ऐड किए होते हैं। वो पानी भी हो सकता है, वो अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इन विच ड्रग एग्जिबिट्स, बस ये जो व्हीकल है ना, बस यहां तक आपने डेफिनेशन करनी, बस यहां तक ये जो मैंने हाईलाइट किया है कि सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली ड्रग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड समवट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल। ठीक है। ये सिंपली इसको और आसान करना, फाइनली डिवाइडेड डायरेक्ट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल।
समवट बेशक आप काट दो। तो यहाँ तक ये डेफिनेशन करनी है, तो इंतहाई आसान डेफिनेशन मैंने कर दी है। बाकी जो आगे लिखा हुई लाइन, इन विच ड्रग एग्जिबिट्स मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर करना है तो कर लो, नहीं करना तो इसके बाद बगैर भी डेफिनेशन कंप्लीट है। कहने का मकसद ये है कि सस्पेंशन में आपके लिक्विड में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फाइनली डिवाइड होते हैं उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये पार्टिकल्स उस लिक्विड में इनसोलेबल होने चाहिए, तब जाके सस्पेंशन बनती है। ठीक है, आप शुगर या नमक के पार्टिकल की कभी भी सस्पेंशन नहीं बना सकते, क्योंकि वो पानी में हल हो जाते हैं। तो हम सस्पेंशन हमेशा उस चीज की बनाते हैं जो हल ना हो। ठीक हो गया। दीज आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये बाईफेजिक है। बाईफेजिक कहता है दो फेजेज, यानी इसमें एक सॉलिड और एक लिक्विड, दो फेजेज होते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला पैराग्राफ सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है आपके, इसको सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ो। जैसे कि ये बाईफेजिक लिखा है ना, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है सस्पेंशन इज बाईफेजिक, मोनोफेजिक, ट्राईफेजिक या कुछ भी। ठीक है जी। द पार्टिकल कंस्टिट्यूट द डिसकंटिन्यूअस फेज। ये नाम आ गया डिसकंटिन्यूअस फेज। ये मैंने आपको जब डिस्पर्स सिस्टम पढ़ाया था तो उसके अंदर डिस्पर्स फेज के नाम पढ़ाए थे मैंने तीन, और डिस्पर्जन मीडियम के तीन नाम। तो ये जिन्होंने वो लेक्चर लिया तो वो समझ जाएंगे कि डिसकंटिन्यूअस फेज से क्या मुराद है। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि तवज्जो से सुनना है आपने। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके सामने ये एग्जाम्पल दी हुई है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सस्पेंशन की यूज किया जाता है। टॉपिकल का मतलब स्किन के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, स्किन मतलब ड्रॉप्स वगैरह जो से होते हैं ना आंखों में डालने के लिए, उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। और ये पेरेंटल यूज के लिए भी होते हैं। तो ये आपके सामने ये कॉलपोल, और इस तरह ये आपके पास एंटीबायोटिक की वॉयल इस तरह की होती है जो पाउडर फॉर्म है, जिसमें आप लिक्विड ऐड करते हो और वो लिक्विड दूधिया फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर आप सिरिंज से निकाल के पेशेंट को लगा देते हो। ठीक है जी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब आ जाओ एक मिनट जरा। चल मैं बताता हूँ। चल ठीक है। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी। तो अब ये सस्पेंशन जब आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई, इसकी एग्जांपल भी समझ में आ गई, तो यकीनन आपकी समझ आ गया होगा कि सस्पेंशन होती है कि डिस्प्रीन की टैबलेट को पानी में जब आप ऐड करते हो तो डिस्प्रीन की टैबलेट घुलना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद छोटे छोटे पार्टिकल पूरे पानी में फैल जाते हैं, वो भी सस्पेंशन ही है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाए क्वालिटी ऑफ गुड सस्पेंशन। ठीक है जी। क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन, एक अच्छी सस्पेंशन की क्या खसूसियत होनी चाहिए, इन पॉइंट्स को भी जरा अगर आप तवज्जो से सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला, अगर इन पॉइंट्स के अलावा सोचो तो आपको ये तो पता चल गया कि सस्पेंशन में एक लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो उस लिक्विड में इनसोलेबल होते हैं, तब सस्पेंशन बनती है। तो अब एक अच्छी सस्पेंशन के लिए जरूरी है कि सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बारीक हों कि वो जल्दी से नीचे ना बैठे। मसलन अगर आपने बच्चे को पैनाडोल सस्पेंशन पिलानी है
आप उसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो आपने शेक किया, सारे पार्टिकल जो से पूरे उसमें फैल गए। जब आप चम्मच में डाल रहे होते हो तो पार्टिकल्स का साइज इतना हो कि वो तेजी से दोबारा नीचे ना बैठे। ये ना हो कि आप चम्मच में डालते डालते ही सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएं और आप सिर्फ बच्चे को लिक्विड पिला रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज इस तरह का हो कि वो तेजी के साथ नीचे ना बैठे। अगर नीचे बैठ गए तो उनको शेक करें तो वो वापस रीडिस्पर्स हो जाए। रीडिस्पर्स का लफ्ज यूज किया मैंने, जिसका मतलब है दोबारा से मुंशर हो। ठीक है, एक पॉइंट। तो ये देखो, अब यही आपके यहाँ पे लिखा है, द डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट सेटल रेडिली, कि डिस्पर्स पार्टिकल को जल्दी तेजी के साथ बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड द सेटल्ड पार्टिकल शुड रीडिस्पर्स इमीडिएटली ऑन शेकिंग, और जो नीचे बैठ गए हैं पार्टिकल वो रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए इमीडिएटली, फौरन, जैसे ही आप उनको शेक करो। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म अ केक ऑन दी सेटलिंग, ऑन सेटलिंग। इसका क्या मतलब है? केक का मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं, बाज दफा होता है क्या है कि अगर आपकी सस्पेंशन पड़ी हुई है, कोई 6 महीने हो गए हैं या इससे ज्यादा टाइम, तो वो पार्टिकल नीचे बैठ कर आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक केक बना देते हैं। आप जितना मर्जी फिर उसको शेक कर लो, वो केक नहीं टूटता। ठीक है, उसको कहते हैं केक। तो यहाँ पे ये उस केक का जिक्र है। अच्छा जी, आगे तीसरे नंबर पे, द विस्कोसिटी शुड बी सच दैट प्रिपरेशन कैन बी इजिली poured, कि आपकी विस्कोसिटी। अब एक तीसरे पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं कि अगर पार्टिकल तेजी के साथ नीचे बैठ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस लिक्विड को गाढ़ा कर दो। लिक्विड गाढ़ा करने से क्या होगा कि पार्टिकल जो नीचे तेजी से बैठ रहे थे वो आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएंगे। जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर पानी के अंदर आप डिस्प्रीन की टैबलेट को, पार्टिकल जो से वो नीचे बैठ रहे हैं, तो वही पार्टिकल अगर आप शहद में रखोगे तो शहद में तो वो नीचे बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि शहद गाढ़ा है। तो इसलिए ये तीसरा पॉइंट बताया गया कि अगर आप पार्टिकल्स को तेजी से नीचे बैठने से रोकना चाह रहे हो तो आप सस्पेंशन को गाढ़ा करो। लेकिन वो कह रहा है कि गाढ़ा इतना ना करो कि वो आसानी वो निकल ही ना पाए। जैसे केचप होता है ना, केचप को निकालने के लिए आप पीछे बोतल को हाथ मारते हो, जोर जोर से शेक करते हो, तब जाके केचप निकलती। केचप की तरह की गाड़ी नहीं बनानी है आपने, इतनी जरूर रखनी है कि आप आसानी से उसको उंडेलो और सारी सस्पेंशन चम्मच में आ जाए और बच्चे को पिला सको। तो विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़े पानी को। ठीक है, चौथा पॉइंट, सस्पेंशन फॉर इंटरनल यूज मस्ट बी प्लेटेबल। जो इंटरनल यूज, यानी अगर आपने सस्पेंशन पीनी है तो इस तरह की हो प्लेटेबल कि आप आसानी से उसको पी सको। ये ना हो कि मुंह में जाके आपको पता चले कि यार ये मैं क्या पार्टिकल्स ले रहा हूँ, मुंह में मेरे किरची किरची सी जो सब बन गया है। ठीक है, जैसे मट्टी या रेत वगैरह मुंह में जाया होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेटेबल होनी चाहिए। एंड फॉर एक्सटर्नल यूज, और अगर आप उसकी कोई क्रीम या ऑइंटमेंट बना रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल यूज के लिए, मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल। ग्रिटी पार्टिकल का मतलब कि ऐसे पार्टिकल जो चुभे। कि आप स्किन के ऊपर लोशन सस्पेंशन बनाई है, उसके अंदर पार्टिकल डालें, तो आप लोशन जब स्किन के ऊपर लगा रहे हो तो हाथ फेर रहे हो तो आपको फील हो रहा है यार ये तो पार्टिकल चुभ रहे हैं मुझे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ग्रिटी पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। ठीक है, गिट्टी पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल रेत की तरह के जर्रे। आगे पांचवा पॉइंट, कि the particle size of suspensoid should remain fairly constant throughout standing period। सस्पेंसोइड्स क्या होते हैं? वो अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि इंतहाई बारीक पार्टिकल्स को सस्पेंसोइड्स कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपके जो इंतहाई बारीक पार्टिकल हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये पार्टिकल्स बड़े बड़े आपस में जुड़ के बड़ा सा पार्टिकल साइज बना दे। ये मैं आपको अब दोबारा ड्रा करके दिखा रहा हूँ कि आपके पास सस्पेंशन है ना, होता क्या है कि ये पार्टिकल सारे अभी तो लहदा से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इसका माइक जो सा है, ये काइंडली अपना माइक जो सा म्यूट कर लें। ठीक है, आपकी वजह से पूरी क्लास में शोर हो रहा है। ये साद महमूद। अच्छा जी, तो ये सारे पार्टिकल देखो, छोटे छोटे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हैं। होता क्या है कि ये दो पार्टिकल इस एरिया के ये आपस में जुड़ के ये पार्टिकल एक बड़ा सा पार्टिकल बना देते हैं। ये वाले पार्टिकल आपस में जुड़ के एक बड़ा सा पार्टिकल बना देते हैं। तो इस तरह ये जो पार्टिकल आपस में जुड़ जुड़ के ना पार्टिकल का साइज बड़ा होता चला जाता है।
जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो जाहिर बात है फिर ये पार्टिकल जल्दी से नीचे बैठ जाएंगे। तो आप इसको शेक भी कर लोगे ना, शेक करते वक्त आप जब चम्मच में उंडेलने लगोगे तो ये तेजी के साथ नीचे बैठ जाएंगे, तो चम्मच में आपके जो मेडिसिन है वो इतनी ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं एक आइडियल सस्पेंशन के। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। पोर्ट का मतलब होता है उंडेलना। ठीक है जी, तो ये यहां तक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो बताओ। क्लियर है सबको? ठीक है जी। फायजा खालिद आपने क्वेश्चन किया है, देखो हर मेडिसिन का सिरप नहीं बन सकता। ठीक हो गया। आप क्लैरिसीड है, क्लैरिसीड की भी सस्पेंशन होती है तो उसका सिरप नहीं बन सकता क्योंकि वो पानी में डिजोल्व ही नहीं होते। तो आपने फिर उसको सस्पेंशन की शक्ल में लेना होता है, नंबर एक। उसके बाद ये बच्चे ने पूछा था मेरी अटेंडेंस अटेंडेंस आप कॉलेज वालों का जो आप जिस कॉलेज से आपका एडमिशन किया है, जिस कंसर्न पर्सन ने आपका एडमिशन किया उसको कॉल करके उससे आप ये पूछ सकते हो कि क्या है। ठीक है, टीचर्स को नहीं पता, हमने तो लेक्चर लेना बस, बाकी अटेंडेंस का लेना देना कॉलेज वालों के साथ होता है। ठीक है जी। टेस्ट का शेड्यूल कोई टेस्ट का शेड्यूल नहीं है। टेस्ट का शेड्यूल पहले आपके साथ डिसाइड किया था, आप लोग खुद ही नहीं देते टेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें अब शेड्यूल का क्या बताएं। जिस दिन टेस्ट होता है सिर्फ 3-4 लोग होते हैं बस टेस्ट देने वाले। ठीक है, अब 3-4 लोगों के लिए तो सारा नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो सा टॉपिक है, सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोजी। तो अब फार्माकोग्नोजी को ओपन करने लगा मैं। ये जी फार्माकोग्नोजी स्लाइड शो हो रही है आप सब लोगों को फार्माकोग्नोजी की? प्रैक्टिकल वगैरह सारा कुछ सब आपको हो जाएगा। ठीक है, आप कंसर्न पर्सन कॉलेज में मैसेज करके उनसे प्रैक्टिकल की कॉपियां पीडीएफ फॉर्म में ले लो। उन कॉपियों को प्रिपेयर करो, 4 कॉपियां बनेंगी आपकी, एक फार्माकोग्नोजी, फार्मास्यूटिक्स, फिर एनाटॉमी फिजियो की एक, और माइक्रो बायोकेमिस्ट्री की एक। ये 4 कॉपियां आपने बना के रख लेनी है। पेपर के कुछ 10-12 दिन के बाद जब प्रैक्टिकल्स होंगे तब ये कॉपियां आपने लेके आनी है। बाकी जो परफॉर्म कराने वाली बात है वो आपको कॉलेज में परफॉर्म करवाया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी। ठीक हो गया, ऑनलाइन तैयारी नहीं होती प्रैक्टिकल की। लेकिन ये अगर किसी की बहुत मजबूरी है तो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा ऑनलाइन प्रैक्टिकल का। ठीक है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, अभी सिर्फ मैं लेक्चर देने आया हूँ। ये जो परफॉर्मेंस वगैरह ये जो कुछ भी है ये आप कॉलेज वालों की इंतजामिया से पूछोगे, जब वो हमें कहेंगे परफॉर्म करवाने के लिए हम करवा देंगे। अभी कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि अभी तो पेपर की डेट नहीं है, तो मैं आपको कैसे कह दूं कि प्रैक्टिकल के लिए आ जाओ। अभी तो आप पहले पेपर तो पास कर लो, मेन आपका सब्जेक्ट है पेपर। ठीक है, पेपर पास कर लोगे बाकी फिर इजी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि फार्माकोग्नोजी का लास्ट टॉपिक क्या किया था? परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप सिर्फ अभी पेपर की तैयारी करो बस। ठीक है, बाकी जब पेपर अच्छा हो गया तो बाकी प्रैक्टिकल भी अच्छे हो जाएंगे, उसकी फिक्र ना करो, वो करवा देंगे। फार्माकोग्नोजी का बताएं लास्ट टॉपिक। एगर, चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक तकरीबन ये भी खत्म हो गया। एगर, एगर किया था हमने, आज हम करने लगे हैं एगर के बाद स्टार्च। ठीक है जी, स्टार्च ड्रग का नाम है जी, स्टार्च। फार्माकोग्नोजी ये सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 10 है।
ठीक है, पेज आप बता दें, ठीक है, ताकि जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए। अच्छा जी, ये आप तमाम स्टूडेंट से एक गुजारिश है कि ड्यूरिंग लेक्चर अपना माइक जो सा है उसको म्यूट रखा करो, और अपनी जो वीडियो है उसको भी ओपन ना किया करो, ठीक है। तो ये आप लोगों से गुजारिश है। अच्छा जी, ड्रग है आपकी स्टार्च, केमिकल क्लास आप पढ़ रहे हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। जो बच्चे नए आए हैं उनको पेज का पता चल गया होगा। चैप्टर नंबर 10 का ये आखिरी जो पेज है ना, बिल्कुल एंड पे, उससे कोई एक दो पेज पहले का ये टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, बाकी बिल्कुल एंड पे जाओगे तो वो तो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं बुक में, उनका नहीं बात कर रहा मैं। ये आपका सिर्फ चैप्टर 10। बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे आप स्टार्च हासिल कर सकते हैं। साद महमूद आपका बार बार वीडियो कभी शोर आ रहा है, तो ये आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, ठीक है, काइंडली इस चीज को देखो। अच्छा जी, तो सबसे पहले कॉर्न स्टार्च, कॉर्न यानी मकई जो सी होती है, उससे आप जो स्टार्च लेते हो, तो मकई का बायोलॉजिकल नेम है जिया मेज, जिया मेज। क्योंकि ये दाने होते हैं ना, याद रखना कि जो भी आपकी ड्रग दानों की शक्ल में होगी उसकी एक ही फैमिली होती है जिसको कहते हैं ग्रेमनी, ठीक है जी, ग्रेमनी। अच्छा चलो एंड पे अब कर लेंगे, अभी ये थोड़ा सा ये देख लो, ठीक है। एगर को फिर देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये कॉर्न स्टार्च है, बायोलॉजिकल ओरिजिन इसका जियामेज, फैमिली ग्रेमनी। मैं बता रहा हूँ कि जो दानेदार प्रोडक्ट होंगी ना वो सबकी फैमिली एक जैसी होती है, जैसा कि कॉर्न स्टार्च, ये कॉर्न जो से होती है छल्ली के दाने या मकई के दाने, ये वीट गंदम के दाने, चावल के दाने, ये सब दानों की शक्ल में, इनकी फैमिली एक जैसी है, ग्रेमिनी, ठीक है। इन तीनों से आपको स्टार्च मिलती है। तो वीट स्टार्च, वीट गंदम का बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम, ट्राइटी, TRI ट्राई, TITCUM कम, ट्राइटिकम। एस्ट्राइवम, SAESS TRI VUM वम, ठीक है, फैमिली ग्रेमिनी बनेगा। राइस का ओराइजा, ORIZA राइजा, स्टाइवा, फैमिली ग्रेमिनी बनेगी। तो ये आपका बायोलॉजिकल नेम और फैमिली हो गया। और उसके बाद आखिरी है जो वो आलू है, पोटैटो, पोटैटो से भी आपको पता स्टार्च मिलती है। तो पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है सोलानम, सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है। क्योंकि आलू दाना नहीं है इसलिए इसकी फैमिली चेंज हो गई है सोलानेस, ठीक है जी। अब आगे प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी है आपने। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, मेडिसिनल यूजेस में मल्सीफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बाइंडर्स, न्यूट्रिएंट के तौर पर, न्यूट्रिएंट यानी कि खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हो आप स्टार्च को। एंटीडोट, आयोडीन पॉइजनिंग, और डस्टिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल करते हो। डस्टिंग पाउडर क्या होता है, मेडिसिन जब तैयार कर रहे होते हो उस दौरान आपने ये यूज करना होता है। आगे चलो जनाब, अगली ड्रग है टेनिन्स। टेनिन्स की जो डेफिनेशन बनती है वो टेनिन्स की ये आपके सामने है कि टेनिन्स आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस। ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लो कि ये नॉन नाइट्रोजनस है, यानी टेनिन्स के अंदर या टेनिन्स के केमिकल्स के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन नॉन नाइट्रोजनस है, ठीक है। पेल येलो टू लाइट ब्राउन होता है। अमार्फस सब्सटेंस होते हैं, अमार्फस कहते हैं जिनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एंड यूज चीफली इन टैनिंग लेदर, डाइंग फैब्रिक एंड मेकिंग इंक। तो ये जो टैनिन्स है ये
कत्था होता है ना पान के अंदर जो कत्था डालते हैं, ये वो टैनिन्स की क्लास से ही ताल्लुक रखता है। तो कत्था, क्योंकि पान का आपने देखा होगा कलर होता है स्पेसिफिक, वो कत्थे की वजह से होता है। तो ये टैनन जो है लेदर इंडस्ट्रीज में टैनिंग, ठीक है, टैनरीज बोलते हैं ना लेदर की इंडस्ट्रीज को, टैनरीज। तो टैनरीज टैनन से ही है कि हम लेदर को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइंग फैब्रिक धागे को रंगने के लिए, और इंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। कत्था एसिडिक होता है, इसलिए इसको जब मुंह में छाले वगैरह हो तो आप इसको लगाओगे तो आपको जलन फील होगी। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक एंड हैव एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, चुभने वाला टेस्ट होता है और ये एसिडिक होता है। तो ये टेनिन्स की डेफिनेशन होगी, या टेनिन्स का समझ लो इंट्रोडक्शन हो गया। तो पहली ड्रग जो सी है टेनिन्स की, वो देख लो। पहली ड्रग है जी कैटेचू। कैटेचू यानी कि कत्था बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकल नेम क्या है? अकेशिया। अकेसिया भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन ये प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अकेशिया कैटेचू, ठीक है, या कैटिचू, अकेशिया कैटिचू। फैमिली लिग्यूमिनोसी या लिग्यूमिनोसियाई, जिस तरह आपको इजी लगता है वैसे पढ़ लो। तो ये फैमिली होगी। इसके अंदर जो केमिकल मौजूद होता है वो है अक्का कैटिचिन, या सिंपल कैटिचिन भी बोल सकते हो आप। क्विरसिटिन, क्विर, QUER, क्विर, CIC टिन, और टैनिक एसिड, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कत्थे में मौजूद होते हैं। अब किस मकसद के लिए आप यूज करते हो कत्थे को? ये है जी एस्ट्रिंजेंट अप्लाई टू बॉयल्स एंड स्किन अल्सर। स्किन के ऊपर अगर दाने निकल आए हैं उसके ऊपर आप कत्थे को अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1 डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करता है, हाजमे के लिए, कफ में इस्तेमाल करते हो, और डायरिया में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुंह के अंदर छाले बने हो तो वो कहते हैं जी पान खाओ कत्थे वाला। तो वो इसी वजह से कहते हैं कि कत्थे में जो एसिड होता है ये आपके बॉयज जो मुंह के अंदर छाले बने उनको ठीक करता है। तो ये आपका टैनिन्स की ड्रग हो गई। बाकी अगली ड्रग इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो।